नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज दोस्तों उनसे संबंधित क्वेश्चन पे डिस्कस होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जो सीटेट में यूपीटेट में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये आपने पढ़ लिया आज की क्लास में, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी से दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी। चलिए दोस्तों, स्टडी 91 पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली क्वेश्चन है, उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? मूल्यांकन, समझ, ज्ञान का प्रयोग या संश्लेषण से? दोस्तों क्या बात कर रहे हैं कि उद्देश्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उद्देश्य की बात हो रही है कि इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की, किसकी? कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे या किस ज्ञानात्मक उद्देश्य में? दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उस चीज के बारे में क्या पता होना चाहिए? उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कहा कि हमें उसका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। बिना नॉलेज के हम क्या किसी चीज के बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे? नहीं। जब हमें नॉलेज हो जाएगी दोस्तों, तब हमारा क्या होगा? हम किसी उद्देश्य पे कब पहुंचते हैं? जब हमें उसकी समझ हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी समझ हो जाती है, तब जाके हम दोस्तों उसके किसी उद्देश्य पे पहुंचते हैं। तो इसमें क्या होगा? समझ होगा। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, उपरोक्त सभी दोस्तों। कहाँ पे? बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोस्तों। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है सबसे अच्छा? ऑडिटोरियम में होता है। कि सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे वो होता है दोस्तों? जल्दी से बताएं। ऑडिटोरियम में होगा, खेल के मैदान में होगा, विद्यालय या एवं कक्षा में होगा, या उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। कहाँ होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास तो नहीं हो सकता, ऑडिटोरियम में नहीं होगा। खेल के मैदान में हमारा शारीरिक विकास होता है। खेल के मैदान में हमारा संपूर्ण शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है। ये भी बात होती है दोस्तों, मानसिक विकास भी होता है। खेल के मैदान में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पूरा फोकस आपका रहता है उसी समय, यानी कि आपके गेम पे कि नहीं यार जीतना है मुझे, क्रिकेट जीतना है, फुटबॉल जीतना है मुझे, तो वो पूरा फोकस रहता है आपका। पर दोस्तों हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार विद्यालय एवं कक्षा में दोस्तों, कहाँ पे? विद्यालय एवं कक्षा में दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से वहाँ क्या किया जा सकता है? बालक को परिभाषित किया जा सकता है कि हाँ ये बालक जो है, इसका विकास, इसने गणित में बहुत अच्छा है, ये बालक गणित में इसका टेस्ट लिया गया तो हाँ ये बच्चा गणित में बहुत निपुण है, पर थोड़ा सा ये इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में ये थोड़ा सा वीक है। तो ये हमें दोस्तों इसका नॉलेज पता चला कहाँ? विद्यालय एवं क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा सीखने का क्षेत्र है दोस्तों? सीखने का क्षेत्र कौन सा होता है? अनुभविक होता है, भावनात्मक होता है, आध्यात्मिक होता है, या व्यावसायिक होता है दोस्तों? सीखने का क्षेत्र पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइएगा, आंसर देने का प्रयास करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा और एक बार क्वेश्चन जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीखने का क्षेत्र दोस्तों क्या होगा? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। जो हमारे सीखने का क्षेत्र होता है, यानी सीखना इन द सेंस दोस्तों, उसमें क्या कहा जाता है? इसको अधिगम। सीखने को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है दोस्तों। जो हमारा अधिगम का क्षेत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है? अनुभविक तो नहीं होगा, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, व्यावसायिक बचा क्या? भावनात्मक। क्या होता है? भावनात्मक होता है दोस्तों। क्या होता है? हमारे जो ब्लूम जी थे उन्होंने बताया था कि बालक जो सीखता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। क्या कहते हैं? भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा रहता है, तब वो चीज़ों को क्या कहते हैं? सीख पाता है। जैसे दोस्तों
कोई जलता हुआ, जैसे कि ये दोस्तों दिया दिया है, जल रहा है। अब बच्चा गया और इसको उसने छुआ, जैसे ही उसने इसको छुआ वो जल गया। अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो उसको क्या हुआ दोस्तों, उसको आभास हुआ, उसको भाव यानी कि ये पता चला, एहसास हुआ कि इस जलती हुई चीज़ को छुएंगे तो हमारे शरीर को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो यानी कि उसे सीखने की क्षमता कहाँ, भावनात्मक, भावना से जुड़ी होती है, इमोशन से जुड़ी होती है। तो वो चीज़ है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है। व्यवस्थापन आएगा, नियंत्रण आएगा, अनुमूल्य आएगा, विश्लेषण आएगा। क्या होगा दोस्तों, गत्यात्मक के अंतर्गत क्या आता है। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। आपका टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए कि गत्यात्मक के अंतर्गत क्या आएगा। व्यवस्थापन आएगा, नियंत्रण आएगा, अनुमूलन आएगा, क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। यहाँ बात हो रही है गत्यात्मक की दोस्तों, किसकी बात हो रही है, गत्यात्मक की दोस्तों बात हो रही है, यानी कि निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला गत्यात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, न व्यवस्थापन आएगा दोस्तों, न अनुमूल्यन आएगा, न विश्लेषण, क्या आएगा, नियंत्रण। क्या आएगा, नियंत्रण होगा इसका आंसर दोस्तों। बहुत अच्छा आंसर दिया जिन बच्चों ने, बी इज द राइट आंसर, नियंत्रण होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है, क्या पूछा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है, संश्लेषण है, व्यापक है, विश्लेषण है, या मूल्यांकन। दोस्तों संज्ञानात्मक यानी कि जो ज्ञान हमें स्वयं प्राप्त होता है, हमें स्वयं प्राप्त होता है, किससे, हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है दोस्तों, संज्ञान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक कहलाता है, संज्ञान कहलाता है दोस्तों। जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है, आंख, नाक, कान है, होती है ना, तो वो होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर। जैसे कि अब हमें ये पता करना है कि आपको ज्ञान कितना है, आपको नॉलेज कितना है, तो हम वो उसका क्षेत्र, सबसे उच्चतम स्तर का क्षेत्र कौन सा माना जाएगा। क्या संश्लेषण होगा, नहीं। क्या व्यापक होगा, नहीं। विश्लेषण होगा, नहीं। वो क्या होगा, मूल्यांकन होगा। क्या होगा, मूल्यांकन होगा। किसी भी बालक के ज्ञान का पता करना है, किसी भी बालक के अधिगम का पता करना है कि उसने सीखा तो आखिर कितना सीखा, तो हम कैसे पता करेंगे, उसका मूल्यांकन करके पता करेंगे। कैसे, अधिगम को अगर हमें जानना है तो उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में उद्देश्य का वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा में उद्देश्य का वर्गीकरण किसने दिया, आई के डेविड द्वारा, बी एस ब्लूम द्वारा, या स्मिथ द्वारा, या जॉन डेवी द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण। दोस्तों आप सभी जानते हैं शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण आपके ब्लूम द्वारा जी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दिया गया था। CAP कैप मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, CAP कैप यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, और ये क्या था दोस्तों, आपका CAP कैप था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। ये था आपका भावनात्मक था, एक तो ज्ञानात्मक एक था दोस्तों। क्या था, एक ज्ञानात्मक था, ज्ञानात्मक, और एक भावनात्मक, और एक क्या था, एक था क्रियात्मक। ये था दोस्तों आपका क्रियात्मक था दोस्तों, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, कॉग्निटिव दोस्तों, और ये आपका इंग्लिश का एक या वर्ड नहीं याद आ रहा है, ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक और एक क्रियात्मक। ये तीन आपका वर्गीकरण किया था इन्होंने आपके ब्लूम जी द्वारा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई, कौन से की गई दोस्तों, जल्दी से बताएं। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, ज्ञान होगा, समझ होगा, या संप्रयोग होगा, या विश्लेषण होगा। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। एक शिक्षक बन के देंगे आप सभी दोस्तों, क्या होगा, बहुत बढ़िया दिया दोस्तों। न ज्ञान होगा दोस्तों, न समझ होगा,
न विश्लेषण होगा, क्या होता है, संप्रयोग होता है दोस्तों। क्या होगा, संप्रयोग होगा दोस्तों। क्या है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए, क्या हुआ, प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने का दोस्तों कहा। इस एक कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई, तो न वो ज्ञान होता है दोस्तों, न समझ होता है, न संप्रयोग या न विश्लेषण दोस्तों। क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, आपका संप्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। कॉग्निटिव डोमेन था दोस्तों, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन याद आ गया दोस्तों, यानी कि भूल रहा था दिमाग में। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका डोमेन, और ये साइकोमोटर डोमेन, ACAP, साइको, पी यानी कि पी से दोस्तों आपका साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ये तीन आपका ट्रिक बनाया था, उन्होंने वर्गीकरण किया था आपके ब्लूम द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष था दोस्तों, भावनात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये तीन था दोस्तों आपका। इसीलिए कैप ट्रिक बनी थी ना, कैप, CAP, कैप, तीन वर्गीकरण आपने देखा ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बालक सोचने विचारने के बाद, जो बालक होता है वो सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है दोस्तों। जैसे आप और हम एक बालक थे, तो जब हम दोस्तों सोचते विचारते थे और हम एक सही निर्णय ले सकते थे, किस प्रकार का उद्देश्य था, अभिरुचि था, कौशल था, अवबोध था या मूल्यांकन था, कैसा होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा, अभिरुचि था, कौशल था, अवबोध था या मूल्यांकन होगा, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या है दोस्तों कि जब बालक सोचता है, विचारता है कि बात सही निर्णय ले सकता है, तो यह किस प्रकार का उद्देश्य है। यानी कि दोस्तों पहले हम सभी दोस्तों गलतियां करते हैं, हम सभी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं। और इन गलतियों का पता कैसे चलता है दोस्तों, इन गलतियों का पता चलता है जब हम अपना क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं, हम अपना मूल्यांकन करते हैं, तब हमें गलतियों का पता चलता है। और जैसे जैसे हम अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, तो हमें निर्णय लेने की दोस्तों, हमें आंसर देने की क्या कहते हैं, क्षमता आ जाती है कि हाँ यार ये सही आंसर है, मैंने पहली बार लगाया था सेट तो गलत दिया था, पर इस बार ये सही आंसर है और मैं सही उत्तर दे रहा हूं। तो यानी सोचने के बाद सही निर्णय ले सकते हैं। यह किस प्रकार का उद्देश्य है, जब मूल्यांकन, अपना आदमी जब मूल्यांकन करने लगता है तो वो सही गलत की पहचान जानने लगता है और सही गलत का आंसर बालक देना प्रारंभ कर देता है, नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के तीन ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं। ब्लूम के वर्गीकरण, अभी मैंने आपको बताया वर्गीकरण के तीन ज्ञान के क्षेत्र क्या है, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। एक दोस्तों आपका वो कर दे रहा है, बाकी आपका जैसे क्रियात्मक की जगह मनोवाहक वो किया है जैसे, तो बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसके वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण के तीन ज्ञान क्षेत्र इन्होंने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, कैप बताया था ना, कैप बताया था दोस्तों। सी से क्या हो गया, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक आप कह सकते हैं। ए से मैंने आपको क्या बताया, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, 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 और उसके बाद मैंने आपको पी से क्या बताया था, साइकोमोटर, साइकोमोटर, साइकोडोमिन, साइकोडोमिन यानी कि साइकोडोमिन यानी कि दोस्तों क्रियात्मक, क्रियात्मक इसमें मनोवाहक भी कहा सकता है, तो मनोवाहक यानी कि संज्ञानात्मक ये है, एक दूसरा भावात्मक है और तीसरा क्या है, मनोवाहक है। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित थी, किस पे थी, प्रस्तुतिकरण पे थे, विषय वस्तु पर थी, उद्देश्य पर थी या उपदेश पर थी। ब्लूम की पाठ्य योजना दोस्तों किस पे निर्धारित थी, पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं ब्लूम की, किस पे दोस्तों आधारित थी ब्लूम की पाठ्य योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों।
किस पे आधारित थी ब्लूम की पाठ्य योजना? गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो ब्लूम की पाठ्य योजना थी दोस्तों, वो आधारित थी न प्रस्तुतिकरण पे आधारित थी, न विषय वस्तु पर, वह उद्देश्यों पे आधारित थी। किस पे थी? उद्देश्य पे दोस्तों, कि आखिर क्या बालक का उद्देश्य होना चाहिए, बालक को क्या प्राप्त करना चाहिए, बालक के उद्देश्य पे थी दोस्तों। जो उसकी पाठ्य योजना थी वो किस पे थी? बालक के उद्देश्यों पर आधारित थी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की, मनोगत्यात्मक क्षेत्र की, भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन क्षेत्र की। दोस्तों एक शिक्षक बनके, एक टीचर बनके आपको इसका आंसर देना है। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C-TET में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक बन के आपको आंसर देना है कि एक विद्यार्थी अपने जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति क्या हो जाता है? आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? आक्रामक व्यवहार करता है, और विद्यालय के मानदंडों को वह नहीं मानता। जो विद्यालय के नियम है, कानून है, मानदंड है, वो उनको क्या करता है? नहीं मानता है दोस्तों। नियम नहीं मानता विद्यालय का, वो अपना ही जो उसका मन करता है वो वही करता है, तो नहीं मानता। इस विद्यार्थी में सहायता क्या आवश्यक है? क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र की? नहीं। मनोज्ञात्मक? नहीं। वो भावात्मक क्षेत्र की, भावात्मक रूप से उसको जानिए कि इमोशन से कि क्या दिक्कत है उसको, क्या उसको परेशानी हो रही है, क्यों इतना वो आक्रामक हो रहा है, क्या उसको समस्या है, कहीं फैमिली दिक्कत है या शारीरिक दिक्कत है, आखिर उसको दिक्कत कैसे हो रही है। पहले उसकी भावनाओं को समझिए, उसकी चीज़ों को समझिए, उसकी समस्या को समझिए, तभी तो आप उसका समाधान करेंगे। बिना समस्या को समझे क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? नहीं, पहले आपको समस्या को समझना पड़ेगा। तो भावात्मक क्षेत्र होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, व्यवहार करना पक्ष में आता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। दोस्तों व्यवहार का करना पक्ष में आता है। कौन से पक्ष में आता है? जैसे हम कभी किसी से व्यवहार करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं दोस्तों, तो वो किसके यानी कि पक्ष में आएगा? जल्दी से आप देने का प्रयास करें, किसके पक्ष में आएगा? क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा, या भावात्मक या गतिक क्षेत्र में आएगा? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो व्यवहार करने का पक्ष जो होता है दोस्तों, न संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा भावात्मक, न सीखने के मनोविज्ञान से, वो गतिक क्षेत्र में आएगा। दोस्तों हम एक दूसरों से व्यवहार करते हैं, तो दोस्तों हमारा क्या होता है, यानी कि उनसे व्यवहार किया, वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती है? बढ़ता रहता है। जैसे आपने आज एक मित्र से व्यवहार किया, फिर आप उस मित्र के दूसरे मित्र से व्यवहार करेंगे, वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, आपका व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये क्षेत्र आपका क्या होगा? गतिक क्षेत्र होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संज्ञानात्मक क्रिया की बात की गई है कि सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्गीकृत करना, पहचान करना, वर्णन करना या अंतर करना। जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C-TET में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। पहचान करना नहीं होगा, वर्णन करना भी नहीं होगा, और अंतर करना नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? वर्गीकृत करना। क्या होगा? ए इज राइट। कह रहा है कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दोस्तों की सूचनाओं का विश्लेषण के लिए प्रयोग में। तो दोस्तों इसका जब तक हम क्या करेंगे? वर्गीकरण नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, चीज़ों को हम दोस्तों वर्गीकृत नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी दोस्तों प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, उसके विश्लेषण के लिए हम प्रयोग में नहीं ला जा सकते। तो ए इज द राइट आंसर, वर्गीकृत करना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के पदानुक्रम एक व्यवस्था है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों की ब्लूम की टेक्सोनॉमी के पदानुक्रम में एक व्यवस्था है। संज्ञानात्मक उद्देश्य की, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठचर्या संबंधी घोषणा, पठन कौशल। क्या होगी दोस्तों? एक व्यवस्था है, उसकी ब्लूम की दोस्तों अनुसार पूछा गया है। कौन सी व्यवस्था है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या है दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से क्या होगा दोस्तों? पदानुक्रम एक व्यवस्था है, किसकी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि उन्होंने वर्गीकरण किया था, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था ना, वर्गीकरण किया था
3 प्रकार से वर्गीकरण किया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था, CAP कैप का बताया था। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, पहला क्या था, संज्ञानात्मक था दोस्तों, क्या था, कॉग्निटिव था, संज्ञानात्मक। दूसरा आपको मालूम है भावनात्मक। तीसरा क्या था आपका साइकोमोटर। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का पहली व्यवस्था उन्होंने की थी, ए इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का उन्होंने पहले वो किया कि बिना ज्ञान के, जब तक बालक को ज्ञान नहीं होगा, वो किसी चीज के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी, जैसे ये बोतल है कि इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि यार इस बोतल में पानी आता है, ये बोतल में जैसे ठंडा पानी काफी देर तक था, तब तक वो किस चीज के बारे में नहीं जान पाएगा। तो वही चीज है दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए। ए इज द, चिंतन नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, तो ए इज राइट। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार से संबंध रखता है। अपसारी होगा, विश्लेषणात्मक होगा, या मुक्त अंत होगा, या समस्या समाधान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों का पूछा है दोस्तों। जल्दी से बताएं आप सभी क्या होगा, कौन सा अपने ग्रेड अंक दोस्तों पूछा है, जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार से संबंध रखता है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे बताए। तो दोस्तों ग्रेड अंक जो होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, ये प्रश्न कैसे प्रकार का। तो अपसारी तो होता नहीं दोस्तों, मुक्त अंत नहीं, समस्या समाधान, यह विश्लेषणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, यह विश्लेषणात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है। और दोस्तों इसलिए दोस्तों ये हमें किस प्रकार से संबंध, इसीलिए ये ग्रेड अंक हमारे क्या होते हैं, संबंध बनाए रखते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उद्देश्य, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शब्द रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह है किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। मूल्यांकन, समझ, ज्ञान का प्रयोग या संश्लेषण, किस संज्ञानात्मक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। उद्देश्य, इस इकाई पूर्ण में होने पर शिक्षार्थी कहानी की, जो कहानी है दोस्तों, कहानी की मुख्य घटनाओं, या दोस्त क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मुख्य घटनाओं को व्याकरण शब्द रूप में संक्षिप्त कर सके। यह किस संज्ञानात्मक, संक्षिप्त करना है दोस्तों, उसको क्या होगा। अभी ये शायद क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होगा, बिल्कुल ये समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कहानी का वो है तो समझ होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, ज्ञान प्रयोग नहीं होगा, समझ। रिपीट हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से सही तरह से मिला हुआ। कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र से सही तरह से मिला हुआ है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मामलों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रदान कर सकता है। विश्लेषण, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यह क्या है, मूल्यांकन। पिछली रात दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। यह सृजनशील। और जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने है तो कोई नई पाक विधि लिखिए। अनुप्रयोग, तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, विशेष सही तरह से मिला हुआ, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत सही आंसर दे रहे हैं। तो कहा ये होगा कि कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से सही तरह से, तो निर्धारित कीजिए कि दिए गए मामलों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रबंध कर सकता है। ये क्या है, विश्लेषण किया गया है दोस्तों, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विश्लेषण की बात की गई। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित घोषित शोषित वर्गीकरण में मूल्यांकन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राम पतवार चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, अप्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं की श्रेणीकरण हेतु नूतन पद्धतियों का निर्माण करना। क्या होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी बच्चे देने का प्रयास करें। इसका क्या होगा, निम्नलिखित कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्या होता है, उसमें उन्होंने क्या किया, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राम पतवार चार्ट का उन्होंने निर्माण करना चाहा दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। तो ए इज द आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उद्देश्यों की कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसी परिवर्तन, उद्देश्य कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना। ये क्या होगा, खोजना दोस्तों, वो क्या होगा, खोजना, निर्देशित करना, अंचित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन तैयार करना, संबंध दिखाकर हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। क्या यह मूल्यांकन है, या अनुप्रयोग है, या विश्लेषण है, या संश्लेषण है। जल्दी से,
उद्देश्यों के लिए कथन, उद्देश्यों की कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद, जैसे परिवर्तनशील उद्देश्यों की कथन के लिए व्यवहारगत पद जैसे। तो ये दोस्तों परिवर्तन लाना, गणना करना, ये सब किस में आएगा आपका, ये संश्लेषण में आएगा। किस में आएगा, संश्लेषण में। आज क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहे होंगे, बाकी वो है काफी ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों वो होते हैं। संश्लेषण सही है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है, उसकी पहनने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी छात्रवृत्ति। शिक्षक का कौन सा गुण दोस्तों विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं। एक शिक्षक है, आप उसको कैसे, उसके क्या पहनने का तरीका नहीं, बात करने का तरीका नहीं, उसकी छात्रवृत्ति नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व दोस्तों, उस शिक्षक का पूरा व्यक्तित्व उसे क्या होता है, पसंद आता है। बालक को उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका वो कैसा होना चाहिए। तो ये दोस्तों होता है, एक बालक को पसंद होता है कि हाँ जो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक दोस्तों जो टीचर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, उसको किसी भी बच्चे के प्रति कोई भेदभाव न हो। पहले तो क्या, अगर उसने बच्चों के बीच में कोई भेदभाव रखी तभी उसकी शिक्षा क्या हो गई, शून्य हो गई दोस्तों, उसकी शिक्षा क्या हो गई, शून्य हो गई। और दोस्तों उसके लिए सारे बालक क्या है, एक समान है, सारे बालक क्या है, एक समान है दोस्तों। और जो अपने जो विषय है उस विषय का क्या होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए, उस विषय का मास्टर होना चाहिए दोस्तों, तभी वो अपने बालकों को सही ज्ञान दे पाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, बंडूरा सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, स्वचिंतन, प्रतिधारणा, पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। ये बंडूरा सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों। तो ये इसका दोस्तों प्रतिधारणा होगा, बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों आपने आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये आपका कुछ जानकारी दी गई है आधुनिक इतिहास इंडिविजुअल बैच, और ये आपकी हैंड राइटिंग से संबंधित आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। कल फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।